हेलो दोस्तों, लव हैकर कहानी में आपका स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 16। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करते रहें। चलिए शुरू करते हैं लव हैकर कहानी। लवन्य को देखते ही राघव उसके पास आकर खड़ा हो गया। दोनों एक साथ पूल के किनारे बैठ गए। पूल के किनारे बैठते ही लवन्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो राघव। राघव ने भी एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, हाय स्वीटहार्ट, कैसी हो? लवन्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आई एम गुड। लेकिन तुम बताओ क्या हुआ है? इतना बोरिंग सा फेस क्यों बनाया हुआ है तुमने? लावण्य सुबह से आकर राघव से मिली थी। वहीं राघव ने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय खुद से एक सवाल पूछा, हो गई तुम्हारी दोस्त की शादी? लावण्य अपने किसी दोस्त की शादी में गई थी, इसलिए वो दोनों सुबह से अब मिल रहे थे। लावण्य ने थकावट भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ, वो तो सब ठीक से हो गया। लेकिन प्लीज मुझे तुम बताओ कि क्या हुआ है। तुम ऐसा फेस क्यों बनाए बैठे हो? ये कहते हुए लावण्य ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। राघव ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वेव से एक और कस लिया और कहा, नहीं नहीं, बस कुछ नहीं लावण्या। उसका स्वर उदासी से भरा हुआ था और ये कहते हुए उसने अपना वेव ऑफ करके अपनी पॉकेट में रख लिया। लेकिन लावण्या उसके इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई थी। उसने थोड़ा सा कड़क आवाज में फिर पूछा, क्या मतलब है राघव? कुछ नहीं हुआ है। तुम ऑफिस से आप जल्दी भी आ गए और अब तुम्हारे फेस से भी पता चल रहा है कि कुछ तो हुआ है। प्लीज मुझे बताओ ना, आखिर क्या हुआ है? और ये कहते हुए उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। राघव कुछ पल के लिए चुप रहा, लेकिन फिर लावण्य की सवालिया नजरों को ज्यादा देर तक इग्नोर नहीं कर पाया। इसलिए उसने इसकी बात का जवाब देते हुए कहा, ओह लावण्या, मैं आज दिन में घर पर गया था। मुझे मम्मी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी सबसे मिले दिन हो गए थे। मैंने सोचा कि मम्मी से भी मिल लूंगा और उनको खर्च के लिए कुछ पैसे, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, लावण्य ने उसको बीच में रोकते हुए कहा, वेट अ सेकंड, तुम कह रहे हो कि तुम आज अपने घर गए थे? उसका स्वर नाराजगी से भरा हुआ था। राघव ने उसकी बात का जवाब देने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ हाँ लावण्या, मुझे मम्मी की याद आ रही थी और लेकिन इस बार उसकी बात पूरी होने से पहले लावण्य ने हाथ हिलाते हुए नाराजगी भरे स्वर में कहा, मम्मी मम्मी याद आ गई या फिर आरोही? ये कहते हुए वो शक भरी नजरों से राघव को देखने लगी। उसकी बात सुनकर राघव थोड़ा भड़क उठा। उसने अपनी थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, लावण्या, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? और उस आरोही का नाम तो मेरे सामने लेना भी मत। क्या सोच रही हो तुम? मैं उसके लिए घर पर जाऊंगा? तभी उसकी ऊंची आवाज सुनकर लावण्य ने उसको उंगली दिखाते हुए गुस्से में कहा, राघव, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? और तुम इस तरह मुझ पर गुस्सा कैसे हो सकते हो? देखो, मेरे साथ ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी को भी ऊंची आवाज में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। आगे से तुम्हारी ऐसी आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए कभी भी। ये कहते हुए उसने गहरी सांस ली और आगे कहा, और क्या क्या बात करने गए थे तुम वहां पर? वो ये कहते हुए राघव को लाल आंखों से घूरने लगी। तभी राघव ने उदासी से उसकी बात का जवाब देते हुए थोड़ा सलूक से कहा, यार, मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वहां गया था। तुम पूरी बात तो सुनो। इस बार लवण्य ने उसको कुछ भी कहने का मौका ही नहीं दिया और झुंझलाते हुए फिर कहा, ठीक है, अच्छा, तुम मुझे यह बताने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें मम्मी की याद आ रही थी। तुम मम्मी से मिलने गए थे। कितने दिन हो गए हमारी शादी को? अभी तक तो तुम्हें मम्मी की और याद नहीं आई। उस दिन तुमने आरोही और कार्तिक को रेस्टोरेंट में देखा, तो अगले दिन तुमने फोन भी कर लिया, और अब जब तुम्हें पता चला कि उनकी शादी हो गई, तुम घर भी चले गई। आखिर बात क्या है राघव? और ये कहते हुए उसने एक पल के लिए राघव के चेहरे की तरफ देखा और गुस्से में चिल्लाते हुए आगे कहा, क्या क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो राघव? तभी राघव ने अपनी सफाई देने की कोशिश करते हुए कहा, लावण्या, तुम ये क्यों ओवरथिंक कर रही हो? प्लीज मेरी बात पूरी तो सुन लो पहले। लेकिन लावण्या बहुत ज्यादा गुस्से में हो गई थी। वो एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने गुस्से में खड़े होते हुए कहा,
व्हाटएवर। और ये कहते हुए गुस्से में अपने कमरे की तरफ जाने लगी। राघव भी उसको मनाने के लिए उसके पीछे चल पड़ा। लावण्य ने जोर से कमरे का दरवाजा पटका और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो अपने आप को घूरने लगी थी। तभी उसे आईने के पीछे राघव आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से वो घूमकर कमरे के बाहर निकलने लगी, क्योंकि वो राघव का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। तभी राघव आगे आया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे रोकने की कोशिश की और कहा, लावण्या। लेकिन लावण्या ने उसका गुस्से में हाथ झटकते हुए आंखों में देखते हुए कहा, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना राघव। उसकी आंखों में नाराजगी बहुत तेज हो गई थी और उसको ऐसे घूर रही थी जैसे उसका वो खून पी जाएगी। तभी राघव ने उसको समझाने की कोशिश करते हुए रिक्वेस्ट करते हुए कहा, लावण्य यार प्लीज मेरी एक बार बात तो सुन लो, क्यों इतना अपने आप को गुस्से में भर रही हो। और ये कहते हुए उसके चेहरे को देखने लगा। लावण्य ने सिर अपने हिलाया और गर्दन को बांधते हुए कहा और उसका इंतजार करने लगी। राघव ने जब देखा लावण्य उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो गई है, तो उसने आगे कहा, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। आरोही से मेरा कोई नाता नहीं है। मैंने उससे रिश्ता खत्म कर दिया था, फिर मैं अब उसको इम्पोर्टेंस क्यों दूंगा। तुम ये बात क्यों नहीं समझती। लावण्य ने उसकी बात का तुरंत जवाब देते हुए कहा, ठीक है और आगे। और वो नाराजगी में सिर हिलाने लगी। तभी राघव ने थोड़ा उसके करीब आते हुए कहा, लावण्या मैं सच बोल रहा हूँ। मैं वहां सिर्फ मम्मी को मिलने और उनके थोड़े से पैसे देने के लिए गया था, और कुछ भी नहीं। इस बार लावण्य ने उसकी पूरी बात सुनी, लेकिन साथ ही अड़ियल अंदाज में कहा, देखो नेक्स्ट टाइम तुम्हारी मम्मी को पैसों की जरूरत हो, तो अगर उन्हें किसी चीज का कोई मसला है, तो मेरे अकाउंट से डायरेक्ट डिपॉजिट मेरे नाम पर जाए और कैश में भेज दूंगी। अगर तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं, तो उनको यहाँ किसी रेस्टोरेंट होटल वगैरह में मिलकर बुला लेकर मिल लिया करो। तुम्हें घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। राघव उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। वो बस अपने हाथ मसलते हुए उसकी तरफ देख रहा था। उसको गुस्सा भी आ रहा था और साथ ही वो कुछ कह भी नहीं सकता था। उसकी बात के जवाब में उसने सिर्फ सिर हिला दिया। उसकी हाँ पाते ही लावण्या चेंज करने के लिए बाथरूम की तरफ चली गई। राघव बस उसको जाते हुए देख रहा था। इसी समय उधर आरोही के माता पिता चले गए थे और आरोही अपने कमरे में बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी। तभी वहां कार्तिक आ गया और कार्तिक किचन में ही होकर उसके पास आया था। उसने आरोही के पास आते हुए कहा, आरोही, अरे यार मैं किचन में इतनी सारी चीजें पड़ी हुई है, कहाँ से आया है ये सब कुछ। आरोही ने उसकी तरफ देखते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, तुम्हें मैंने बताया तो था कि आज मम्मी पापा आएंगे रिजल्ट की खुशखबरी देने के लिए। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए कहा, अरे वाह तुम्हारे बड़े मजे हैं। और ये कहते हुए उसने मोबाइल निकाला और आरोही के बगल में बैठकर अपना फोन चलाने लगा। आरोही ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मोम डैड तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। झूठ बोलना पड़ा कि तुम किसी काम से बाहर गए हुए हो। कभी घर पर भी बैठ जाया करो। ये कहते हुए वो उसकी तरफ देखने लगी। उसकी बात सुनकर कार्तिक ने अपना मोबाइल एक तरफ रखा और उसकी तरफ बोलते हुए बोला, अरे यार तुम क्या मोम की तरह ताने देती रहती हो। देखो मेरी मोम बनने की जरूरत नहीं, और इन सब बातों को छोड़ो, मेरी बात सुनो। देखो खाना मैं खाकर आया हूँ, लेकिन ये जो चीज फ्रिज में पड़ी है उसको देखकर मेरा दिल आ गया, तो तुम मेरे लिए ले आओ ना प्लीज। आरोही ने तुरंत उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं मैं अभी बिजी हूँ, तुम खुद जाकर ले लो। ये कहते हुए अपना वापस लैपटॉप में काम करने लगी। तभी कार्तिक ने वही मजाकिया अंदाज में कहा, हाँ हाँ देख रहा हूँ, महंगा लैपटॉप, वाह क्या बात है, अमीर हो गई तुम। ये कहते हुए कार्तिक उसकी तरफ देख रहा था। आरोही ने तुरंत उसकी बात पर सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मैं अमीर नहीं हूँ, यूनिवर्सिटी में रैंक आया है इसलिए इनाम मिला है। और वो अभी भी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ ही देख रही थी। उसकी बात सुनकर कार्तिक ने हैरान होते हुए उसकी तारीफ करते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि तुम कर क्या रही हो। आरोही ने उसकी तरफ बिना देखे ही बात का जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं बस सीवी अपडेट कर रही हूँ। प्रोफेसर की कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि नौकरी मिली है तो सीवी भेजना है। कार्तिक ने तुरंत हाँ में सिर हिलाते हुए उसकी तारीफ करते हुए कहा, अरे वाह भाई,
इतनी जल्दी नौकरी भी मिल गई? आरोही ने तुरंत उसकी बात को कैच करते हुए कहा, हाँ तुम्हें तो चिंता है नहीं। सासू माँ तुम्हें पूरा दिन लेकर करती रहती है। अगर कोई काम करने लग जाओगे तो उनकी चिंता दूर होगी। कार्तिक ने उसकी बात को सुनकर हंसते हुए कहा, मैं कोई जॉब करने वाला नहीं हूँ। तुम फ्री में अपना वक्त बर्बाद करो। मुझे समझने में, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। आरोही ने एक बार फिर उसको समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन कार्तिक अपनी माँ के बारे में तो सोचो कम से कम। उसने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी। कार्तिक ने उसको बीच में ही रोकते हुए कहा, अरे ठीक है यार, छोड़ो ना इस टॉपिक को। मॉम का तो फेवरेट टॉपिक है, हमेशा महंगाई महंगाई, काम ये वो, नौकरी करती ही रहती हैं। लेकिन मैं इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेता। तभी आरोही ने उसकी तरफ देखते हुए सिर हिलाते हुए कहा, तो तुम किस चीज को सीरियस लेते हो? कभी तो किसी चीज को सीरियस लिया करो। उसकी बात सुनकर कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे क्यों ज्यादा सोचना यार, इतनी टेंशन मत लो। देखो, मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि तुम्हें जो नौकरी चाहिए वो तुम्हारी लग जाए। लेकिन तभी उसको कुछ याद आया और वो वापस मुड़कर आरोही से बोला, अरे वो केक लेकर आओ ना प्लीज, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। और ये कहते वो वॉशरूम में चला गया। आरोही बस शौक में उसकी तरफ देखती रह गई। उसने अपना सिर हिलाया और वापस लैपटॉप में अपना काम करने लगी, क्योंकि उसको आज सीवी भेजना ही था। उसके बाद वो खड़ी हुई और कार्तिक के लिए केक भी लेकर आ गई। कार्तिक जब वॉशरूम से बाहर आया तो उसने केक खाया और उसे बड़ा स्वादिष्ट लगा। उसके बाद वो अपने अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले गई। आरोही रोज की तरह सोफे पर जाकर लेट गई। कार्तिक अपने बिस्तर पर लेटने वाला था, तभी उसके मन में एक ख्याल आया। वो बिस्तर पर वापस खड़ा हुआ और उसने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, मेरे दिमाग में एक बात आई है। मुझे लग रहा है हम कुछ गलत कर रहे हैं। आरोही उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था किस बात के लिए कार्तिक कह रहा है कि वो लोग गलत कर रहे हैं। तभी उसने पूछा, क्या हुआ, क्या गलत कर दिया? कार्तिक बिस्तर से खड़ा हुआ और सोफे के पास जाकर उसके बगल में बैठ गया। उसकी गंभीरता से देखते हुए उसे बोला, देखो आरोही, अब ये कमरा मेरा और तुम्हारा भी है। वैसे ये सोफा और बिस्तर मेरा भी है, तुम्हारा भी है। फिर तुम रोज अकेली सोफे पर क्यों सोती हो? आज के दिन तुम सोफे पर सोओगी तो मुझे बुरा लगेगा। एक काम करते हैं, एक दिन तुम सोओगी और एक दिन मैं सोऊंगा, और आज सोफे पर सोने की बारी मेरी है। ये कहते हुए उसने धक्का देकर आरोही को खड़ा किया और खुद सोफे पर लेट गया। आरोही उसको हैरानी से देखती रही। उसको कार्तिक के इस व्यवहार की समझ नहीं आ रहा था। वो आजकल कुछ ज्यादा ही दयावान होता जा रहा था। लेकिन वो कुछ नहीं बोली और मंद मंद मुस्कुराते हुए बिस्तर पर जाकर लेट गई। इसी समय उधर मेहता हाउस में दशरथ मेहता अपने स्टडी रूम में बैठे किताब पढ़ रहे थे। तभी शबनम उनके पास आई और उन्होंने कहा, अरे अब क्या बैठे ही रहोगे, 12 बज चुके हैं, चलिए सो जाइए। दशरथ अपने रीडिंग रूम में बुक को बंद करते हुए बोला, हाँ हाँ बस आ ही रहा हूँ भाई। तभी शबनम उसकी चिंता को भांप गई थी, इसलिए उसने पूछा, क्या बात है, आज आपने खाना भी बहुत कम खाया, अभी भी किसी सोच में डूबे हुए हैं। जब से आरोही के घर से आए हैं आप तब से चुप चुप लग रहे हैं। आपको कोई बात खा रही है क्या? तभी दशरथ ने थोड़ा सोचते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, शबनम, क्या तुम्हें सब कुछ ठीक लग रहा है? मुझे तो कुछ अच्छा सा नहीं लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिव्यानी कुछ नाराज है और प्रकाश ने झूठ बोला है अपनी इज्जत बचाने के लिए। शबनम ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा, हाँ महसूस तो मुझे भी हो रहा था, लेकिन अब क्या करें। इससे पहले कि शबनम अपनी पूरी बात कर पाती, दशरथ ने उसको कहा, मैं सोच रहा हूँ कि आज हमारी मौजूदगी में अगर उनका रवैया ये है तो पीठ पीछे तो वो आरोही के साथ क्या क्या सलूक करती होंगी। समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। शबनम ने उनके ध्यान से पूरी बातें सुनी और सिर हिलाते हुए कहा, वैसे दिव्यानी का शादी वाले दिन का रवैया बदल गया था। वो गर्म जोशी से अपनापन, प्यार, मोहब्बत जो पहले रागों के साथ रिश्ते में देती थी, उनका रवैया वैसा था भी नहीं। मुझे ये बात उस दिन से ही कुछ खाई जा रही है। उसकी बात सुनकर दशरथ ने अपना मुंह घूमकर उसकी तरफ देखा और
उसके जैसे कोई राज पता चल गया हो। वहीं शबनम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं तो समझ रही थी कि कहीं बिजी होगी, फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आज पता चला है कि वो तो नाराज है, शायद बहुत ज्यादा नाराज है। और मुझे लगता है कि उन्होंने आरोही और कार्तिक का रिश्ता कबूल नहीं किया। कार्तिक का जैसे ही नाम दशरथ को सुना, उसे एकदम से तुरंत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, कार्तिक कार्तिक, मुझे लगता है कि हमने ही गलती कर दी कार्तिक को अपनी हीरे जैसी बेटी देकर। पर क्या करें, सिचुएशन ही ऐसी थी। अगर आम सिचुएशन होती तो मैं उसे अपनी बेटी की तरफ देखने भी नहीं देता। तभी उनका गुस्सा देखकर शबनम ने उनको शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, दशरथ, आप इतने ज्यादा गुस्से में मत होइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी भी तबीयत बिगड़ जाए। लेकिन दशरथ ने फिर झुंझुनाते हुए कहा, ना तो कुछ करता है और ना ही कहीं जॉब लेने की बात करता है। जब मैंने कहा उस दिन तो फोन ही काट दिया। पता नहीं क्या ही करेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब उसको कैसे समझाया जाए। शबनम ने कहा, लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए। हाँ, वो हमारा दामाद है। और देखो, प्रकाश ने तो अपनी आरोही के लिए अपने बेटे राघव को घर से भी निकाल दिया, और वो कार्तिक भी फौरन राजी हो गया था आरोही से रिश्ते के लिए। अगर ऐसा ना होता तो हमारी बदनामी भी कितनी होती। अब क्या कह सकते हैं, देवानी तो एक माँ है, उसकी ममता ही अब आगे आ रही है। क्या कर सकते हैं। अब क्या करेंगे ये लोग। क्या वो लोग दिव्यानी को मना पाएंगे? क्या दीवानी कभी एक्सेप्ट करेगी आरोही को? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी लव हैकर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर से जरूर करें।